नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग कड़वी कॉफ़ी पहले देखते रहे हैं, देखती रही हैं, लेकिन जो पहली बार इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ भी रहे होंगे, उन्हें हम ये बतलाना ज़रूरी समझते हैं कि कड़वी कॉफ़ी अलग अलग विषय पर लंबी बातचीत का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। हमारी कोशिश यह रहती है कि किसी भी विषय को उसकी गहराई में, उसकी व्यापकता में हम समझने का प्रयास करें, उस पर राय देने की जल्दबाजी ना करें। राय हर किसी की होती है और राय देने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन हमारा ज़ोर इस बात पर है कि हम उस मसले को गहराई से समझ सकें। और इसीलिए हम यह भी कोशिश करते हैं कि किसी विषय पर जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगाया हो, उसमें काम किया हो, मेहनत की हो, हम उस व्यक्ति से बात करें, क्योंकि उस मेहनत का भी एक मोल है। अमूमन हमें ऐसा लगता है कि बिना वह मेहनत किए भी हम किसी भी चीज़ पर राय दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि उसका हर किसी को अधिकार है, उस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन जनतंत्र में बिना किसी बात को अच्छी तरह से जाने उस पर मत दे देना कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये दुनिया के जनतंत्र के इतिहास से हमने जाना है। बहरहाल, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे मित्र समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे हैं। आपका बहुत स्वागत है। सतीश को हम तब तक कड़वी कॉफ़ी में नहीं ला पाए जब तक वे दिल्ली में थे, और अब जब वे दिल्ली से बैंगलोर या बेंगलुरु चले गए हैं, तब हम उन्हें पकड़ पाए हैं। आप इससे समझ सकते हैं दिल्ली की मुश्किलों को। सतीश समाजशास्त्री हैं। उनकी विशेष दिलचस्पी जाति और वर्ग से उत्पन्न होने वाली जो असमानताएं और जो जटिलताएं हैं उनमें है। साथ ही साथ शिक्षा के प्रश्न पर, विशेषकर उच्च शिक्षा में इस असमानता के प्रश्न पर सतीश देशपांडे का गहरा शोध है और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। आज सतीश, हम आपसे जाति के प्रश्न पर बात करना चाहते हैं, और मैं बात इससे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि 4 जून को गुज़रे अभी महीना नहीं हुआ है, और 4 जून के जो नतीजे आए, 18वीं लोकसभा के नतीजे, उन नतीजों को भी समझने की कोशिश जितनी की गई, विश्लेषणकर्ताओं ने की, पत्रकारों ने की और लोगों ने की, तो उसकी व्याख्या की जो बुनियादी इकाई है या पहली इकाई है, वो अभी भी प्रायः जाति ही दिखलाई पड़ती है। हालांकि पिछले 10 वर्ष में धर्म की राजनीति का काफ़ी बोलबाला हुआ है और यह कहा जाता है कि वह निर्धारक हो गई है, लेकिन इस चुनाव में भी, वह चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण के राज्य भी हों या दूसरे राज्य हों, उनको समझने के लिए आखिरकार जाति ही बुनियादी इकाई है, प्राथमिक इकाई है। तो अभी भी भारतीय समाज को समझने के लिए जाति क्यों इतनी अनिवार्य इकाई है? जी, हमें आपके बहुत सारे श्रोतागण या दर्शक भूल गए होंगे, ये मात्र 10 साल पुरानी बात है। 2014 की बात है, जब मोदी जी पहली बार सरकार बनाई, उनकी सरकार बनी, तो 2014 के चुनाव के बारे में मीडिया के खास वर्ग में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह था। ये मैं अंग्रेजी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि अब आखिरकार राजनीति में जाति की प्रासंगिकता को मोदी के जीत ने एक तरह से उसे खत्म कर दिया है, उसका अंत हो गया है। और अब जो राजनीति होगी वो जाति मुक्त राजनीति होगी। तो जो लोग इसको लेकर के इतना खुश हो रहे थे, अब केवल 10 साल की बात है, बात मुड़कर फिर वही जैसा आप कह रहे हैं जाति पर आ गई। तो इसका कारण ये है कि जाति हमारे समाज को आकार देने में
बहुत ही प्राथमिक उसकी भूमिका है और रही है और अभी भी है। इस वजह से मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं कि अभी भी जाति इतनी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। मेरे हिसाब से हमारे समाज में अभी अब तक कोई इतने खास लक्षण नहीं दिखते कि जाति की इस निर्णायक भूमिका से हम निजात पा सकें या उससे हम दूर जा सकें। इसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा जो बड़ी जो बाधा आती है जाति को समझने में, वो इसको लेकर के बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, और ये चीज़ भी ऐसी है कि वो भरमाने वाली चीज़ है, क्योंकि एक तरफ तो इतनी व्यापक है कि वो राष्ट्र के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर चीज़ों को प्रभावित करती है, और वही चीज़, कम से कम नाम उसका हम वही देते हैं, वो एक परिवार को भी यानी एक तरह से परिभाषित करती है। आपके परिवार में किसकी शादी किसके साथ हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो भी इसी चीज़ से तय होता है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि हम इन दोनों चीज़ों को एक ही नाम देते हैं या एक ही नाम से हम पहचानते हैं। तो इसकी वजह से लोग भरमा जाते हैं कि उसी चीज़ से हम, ये छोटे स्तर की चीज़ भी हो रही है और बड़े से बड़े स्तर पे भी इसकी निर्णायक भूमिका है। तो राजनीति में एक तरह से जाति की प्रासंगिकता को लेकर के अब ये सहज हो गया। इसकी निरंतरता और इसकी एक तरह से लगभग शाश्वतता पर लोग अब यकीन करने लगे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, 2014 में एक ऐसा उत्साह था कि अब वो ज़माना लग गया इस तरह से। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि समाज को आकार देने में अब भी जाति नामक चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि मुझे 2014 की यह बात याद है और उसके साथ यह भी याद है कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को ऊपर उठाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, तब बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी भारत को पहला अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देगी। तो जाति उस वक्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जितना हिंदू नेता के रूप में, उतना ही एक पिछड़े नेता के रूप में भी। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात की गई कि है। तो ये जो जिसे आप कह रहे हैं कि जाति अभी भी और शाश्वत, लगभग शाश्वत हो गई है, और इसकी विडंबना पर हम लोग आगे बात करेंगे कि तो जाति क्या राजनीति की बुनियादी इकाई है या यह समाज की बुनियादी इकाई है? और क्योंकि मुझे 1961-62 लगभग उसी समय का आर.के. करंजिया का एक इंटरव्यू नेहरू से याद आता है, जवाहरलाल नेहरू से, जिसमें उन्होंने जाति के बारे में पूछा और नेहरू ने कहा कि जाति अब राजनीतिक गोलबंदी की एक इकाई है। तो इसको कैसे समझें हम? जी, मेरा मानना है कि जाति नाम की जो चीज़ है उसकी हमने कोई अभी तक परिभाषा नहीं सामने रखी, और ये अच्छा है कि हमने परिभाषित इसको नहीं किया। जिस चीज़ को भी हम जाति की संज्ञा दे रहे हैं वो न केवल राजनीति में, यानी कि सत्ता व्यवस्था में, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारी समाज व्यवस्था में, इन तीनों निर्णायक व्यवस्थाओं में इसका बहुत केंद्रीय स्थान है। तो इस वजह से ये हमारे संसार की, एक तरह से भारतीय समाज का जो संसार है, इसका जो जगत है, उसको निर्मित करने में जाति का अब तक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें अगर हम जिस तरह के भ्रम में जाति नामक जो चीज़ है उसको समझने में दिक्कत होती है, जिस तरह के भ्रम के कारण, उससे बचने के लिए हम सवाल को मोड़ दें। जैसे आमतौर पे सोचा जाता है कि हमें सवाल पूछना चाहिए कि जाति क्या है।
और जो आम धारणा होती है कि किसी चीज़ के बारे में हमें पूछना है तो उसके बारे में हम समाज पूछते हैं कि ये क्या है। तो शायद जाति को समझने में हमें मदद मिलेगी अगर हम इसे उलट दें। अगर जाति किसी प्रश्न का जवाब है, किसी प्रश्न का उत्तर है, तो वो प्रश्न क्या है? अगर हम इस ढंग से सोचें कि जाति को हम एक जवाब या उत्तर के रूप में देखें, यानी कि उसे हम एक चाबी के रूप में देखें, ताले के रूप में नहीं कि ये बंद ताला है तो इसकी कुंजी कहाँ मिलेगी हमें, या एक गुत्थी है इसको हम कैसे सुलझाएं। आमतौर पे जाति के बारे में ऐसे ही सोचा जाता है। तो हम अगर ऐसे सोचने लगें कि जाति नामक जो चीज है, वो जो भी चीज हो, वो किन किन सवालों का जवाब बनकर हमारे सामने आती है, तो अगर हम सवाल इस तरह से पेश करते हैं तो हम पाएंगे कमोबेश, ये मैं बात को, लंबी बात को छोटा करके कह रहा हूं, कि कमोबेश जाति हमारे इन तीन समाज के तीन आयामों पर, अर्थव्यवस्था, सत्ता व्यवस्था और समाज व्यवस्था, इन तीनों की अगर आपको व्याख्या करनी है तो इसके लिए जो विधाएं बनी हैं, जो अनुशासन बने हैं अकादमिक रूप से इसका अध्ययन करने के लिए, उन विधाओं से, उन अनुशासनों से आपको जो भी जवाब मिलेगा, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र बना है अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था की व्याख्या आपको करनी है तो आप केवल और केवल अर्थशास्त्र के बल पर जाएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, यानी उसकी पूरी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। तो उस व्याख्या में जो कसर रह जाती है उसका बहुत बड़ा भाग जाति नाम की चीज पूरा करती है। तो जब आप अर्थव्यवस्था को समझने में जाति को भी लाएंगे, समाज यानी जो अर्थशास्त्र का जो निर्धारित उसकी सीमाएं हैं उससे थोड़ा परे जाकर उससे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे हो सकती है। क्योंकि विशुद्ध अर्थशास्त्र के आधार पर दो परिघटनाएं जो हमारे समाज में बहुत आम है अब, वो होनी नहीं चाहिए। बाजार के नियमों के अनुसार जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, उसकी न्यूनतम मजदूरी इतनी कम कैसे हो सकती है? इसके लिए तुरंत जो जवाब देता है, आम आदमी तुरंत जवाब देता है नहीं तो लोग भूखे मरेंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, लोग वाकई भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह का वेतन दर कायम कैसे हो पाता है? बाजार इसको कैसे होने देता है? मानता कैसे है? तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप जाति को इसमें लाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी उसी अर्थव्यवस्था का दूसरा छोर, हमारे यहाँ अब खरबपति ऐसे फलने फूलने लगे हैं और उनमें प्रायः दो ही जाते हैं, एक आध आप अपवादों को छोड़ दें। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये भी तो बाजार का क्षेत्र, बाजार का है, जब खुला होना चाहिए इसको, और इसमें और किसी अस्मिता की कोई पूछ नहीं होती, इसमें केवल पैसा चलता है, इत्यादि इत्यादि जो आम धारणाएं हैं। तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है। उसी तरह से आप देखिए सत्ता व्यवस्था, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन अन्य दुनिया के अन्य लोकतंत्रों जैसा ये भी एक सत्ता के संचालन का एक जरिया है, जिससे एक अल्पसंख्यक समूह, जो संपन्न समूह है, जो हर हिसाब से वो शक्तिशाली समूह है, बहुत बड़े आवाम पे अपना जोर चला पाता है और सत्ता का संचालन इसके जरिए होता है। इसको भी अगर आप राजनीति शास्त्र के आधार पे समझना चाहें तो जैसे बहुत से पश्चिमी विद्वानों ने कोशिश की थी समझने की, शुरू में जब हमारे यहाँ जब जनतंत्र लागू किया गया तब से, तो वो पूरी तरह से उनके हाथ नहीं लगा और उसमें भी आपको जाति को लाना पड़ा, तब जा कर के वो आपको सत्ता व्यवस्था कैसे, उसका संतुलन कैसे बना रह सकता है, ये आपके समझ में आया। उसी तरह से समाज व्यवस्था में भी आप देखिए, जैसे दूसरे संस्थान भी हैं, जैसे धर्म है, वर्ग है, इनके आधार पे आप जो भी व्याख्या तैयार करेंगे उसमें कुछ कसर रह जाएगी, कुछ जगह बाकी, रिक्त स्थान रह जाएगा। उसको भरने के लिए
आपको जाति का सहारा लेना होगा। तो इस तरह से आप जाति को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक अपरिहार्य घटक है हमारे समाज की संगठना का, वो एक अपरिहार्य घटक है। और किसी भी हमारे समाज के किसी भी आयाम को समझने के लिए आपको जाति का सहारा लेना पड़ेगा। और ये अतिरिक्त है, इत्यादि है, ऐसा नहीं है, ये अनिवार्य अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको फिर नजर आने लगेगा कि क्यों हर जगह जाति दिखती है, और जहाँ दिखती भी नहीं है वहाँ वो मौजूद है और वो अपना असर दिखा रही है, भले ही उसका नाम न लिया जाता हो। जैसे अर्थव्यवस्था में कई जगह उसका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन वो काम करती है। अगर आप उद्योगपतियों को देख लें या कौन काम कर रहा है, और आप पता करने की कोशिश करें कि वो किस जाति के हैं, तो पता चलता है सिर्फ 2 जातियों के लोग ही सबसे ज़्यादा हैं और बाकी नहीं। या जैसे हाल में अभी मैं कोई चर्चा देख रहा था जिसमें कहा गया कि अग्रवाल स्वीट्स तो आप नाम रख सकते हैं, लेकिन चमार स्वीट्स आप नाम नहीं रख सकते हैं। यह उस चर्चा में कहा गया। तो ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक भ्रम अभी भी इस अनिवार्यता और इस सर्वव्यापी उपस्थिति, यानी जैसे ऑक्सीजन हमारे बीच रहता है या बाकी गैसें रहती हैं, वैसे जाति है। इसके बाद भी एक ज़िद जैसी है, और वह ख़ासकर अकादमिक जगत में बहुत ज़्यादा है। इधर वो बढ़ गई है ज़िद, लेकिन पहले से रही है कि जाति हमारी प्राथमिक सच्चाई नहीं है। और दरअसल भारतीय समाज को जाति के माध्यम से नहीं समझा जाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम बन रहा था, तो उसमें जब जाति ये प्रश्न आया तो अधिकारियों ने कहा कि यह बहुत ही ये गैर ज़रूरी है और इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये विभेदकारी है। तो ये कहा जाता है कि यह दरअसल एक आयातित अवधारणा है, और यह बाहर से और ख़ासकर पश्चिम के लोगों ने हमारे ऊपर आरोपित की। हम इसके पहले ख़ुद को इस प्रकार नहीं समझते थे और नहीं जानते थे। मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि ये बहुत ही सतही किस्म का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है और लोगों के बीच है। तो उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है, यानी कैसे इसका समाधान करें इस उलझन का? इसमें आपका प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत सही है, और अब हमें इतना तजर्बा तो हो गया है कि अब इसे केवल सतही कह के टाल देना अब मुमकिन नहीं है। तो इसका सामना करना है, और कुछ साल से इसका सामना हो भी रहा है अलग अलग तरह से। तो इसमें सबसे पहले हमें अलग करना है जो चीज़ें बेवजह या फिर अनजाने गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, उसकी वजह से भ्रम पैदा होता है, उनको हमें अलग करके सुलझाने की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करनी है। एक तो ये कि हम जाति की या जाति जो परिघटना है, जिस तरह की चीज वो है, उसे, उसकी वास्तविकता को, और उस पर जो विमर्श तैयार होता है उसको, इन दोनों को हम पहले अलग करें। तो जाति पर विमर्श हमारे यहाँ पूरा पहले भी था, और उसे एक खास मोड़ दिया गया जब हमारा साक्षात्कार पश्चिम से हुआ, और खासकर जब पश्चिम के विद्वानों ने इसमें रुचि लेना शुरू की। तो जाति के विमर्श का अपना इतिहास है, उसकी अपनी कहानी है, और जाति जो वास्तविकता है उसकी अपनी कहानी है। और ये दोनों जरूरी नहीं है कि ये कदम ताल में चले। इनमें कभी एक किसी दिशा में बढ़ जाता है तो कोई दूसरी दिशा में बढ़ जाता है। तो इस तरह से इनमें कोई जरूरी नहीं है कि इनमें तालमेल हमेशा हो। तो जब हम पश्चिम के प्रभाव की हम बात करते हैं, तो दोनों पर पश्चिम का प्रभाव हुआ है। जो चीज वास्तव में जाति है उसमें भी उसका प्रभाव हुआ है औपनिवेशिक सत्ता के कारण, और फिर वैचारिक जगत में भी जो कुछ हुआ पश्चिम से, उस पर भी
असर हुआ है, और जो विमर्श है उस पर तो हुआ ही है, जाहिर है कि हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो ये कहना अति सरलीकरण है। इस तरह से वो सतही कहा जा सकता है कि अमुक चीज हमारे यहाँ थी ही नहीं, ये प्रत्यारोपित चीज है, बाहर से लाई गई चीज है और जबरदस्ती थोपी गई है हमारे यहाँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पर कुछ चीजें थोपी गई, पर वो जाति नहीं थी जो थोपी गई, वो उस पर जो विमर्श है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाना, जो आधुनिकता के तहत जो वाजिब समझा गया, मुनासिब समझा गया, वो दृष्टिकोण बदलता गया। तो इसमें एक बात ये भी है कि जैसे एक जाति के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रख्यात पश्चिमी विद्वान है लुई डुमॉन्ट, वो एक तरह से जाति नामक संस्थान के प्रशंसक इसलिए थे कि यहाँ गैर बराबरी को प्रत्यक्ष रूप से और ईमानदारी से उसे माना गया है, जबकि पश्चिम में बराबरी का सिद्धांत तो है लेकिन व्यवहार में हमेशा उस सिद्धांत से बचा जाता है। जबकि यहाँ लगभग, वो कहना चाह रहे थे कि लगभग उल्टा है, लेकिन वहां तक नहीं जा पाए। लेकिन वो उन्होंने इस बारे में इसको लेकर के उनके अपने अंदर बहुत जाति के प्रति आकर्षण था कि ये एक संस्थान है जो एक तरह से देखा जाए तो हजारों साल चल रहा है, और जहाँ गैर बराबरी को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है, जो कि सार्वजनिक विमर्श में उसे स्थापित किया गया है, उससे मुंह नहीं मोड़ा गया है। तो इसको लेकर के फ्रेडरिक नीत्शे, वो भी इससे बहुत प्रभावित थे। हालांकि इस पर अध्ययन उनका इतना नहीं था जब कि दूसरों की है, लेकिन ये जो भाव है कि देखिए, हमारे यहाँ जिस चीज को हम छिपाते हैं, पीठ पीछे हम जो करते हैं, वो यहाँ खुलेआम होता है, और इससे एक तरह से उसको सबके सामने सैद्धांतिक रूप से होता है, और उसे सहज रूप से उसे समाज का एक अंग बनाया जाता है, और ये झूठ नहीं फैलाया जाता कि हम सब बराबर हैं। तो एक तो ये दृष्टिकोण आप ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि जिस चीज को हम जाति की संज्ञा देते हैं वो चीज भी बदलती जाती है, या जिस सवाल का जवाब जो सवाल हमारे मन में होता है जब हम पूछते हैं कि जाति क्या है, तो वास्तव में जाति हमारे लिए एक प्रकार का जवाब है, और हमारे मन में एक पहले से दूसरा सवाल होता है जिसके लिए हम जाति नाम की किसी चीज को जवाब के रूप में ढूंढ रहे होते हैं, और उस रूप में हमें वो नजर नहीं आती तो हम झल्ला उठते हैं कि ये हमारे काम क्यों नहीं आ रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब भी हम जाति नामक जो चीज है उससे हम विस्मित हों, या उसके किसी परिघटना से हमें लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो हमें वापस इस पर आना है कि वाकई में हम किस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, किस चीज को हम जाति की संज्ञा दे रहे हैं। और इसमें दो जो कठिनाइयाँ आती हैं, और ये वास्तव में कठिनाइयाँ हैं, ये जाति को वास्तव में बहुत जटिल चीज बनाती हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि जाति तत्व नहीं है, वो एक तरीका है, वो एक प्रणाली है, एक तरह की पद्धति है, जिसे अंग्रेजी में मोडालिटी कहते हैं, किसी चीज को अमल करने का एक सिद्धांत है। और इसी के साथ साथ जाति तत्व नहीं है, ये एक रिश्ता है। तो जाति का मूल है पारस्परिकता। तो इसलिए जब हम इसे एक तत्व के रूप में देखने लगते हैं तो कई सारी हमारे सामने दिक्कतें आती हैं, और कई लगता है कि विरोधाभास बहुत सारे आ जाते हैं हमारे सामने। एक तो ये दिक्कत हुई। दूसरी दिक्कत ये, जिसका थोड़ा सा जिक्र पहले भी आ चुका है, कि इसकी इकाई क्या है, या इसे हम किस स्तर पर, किस पैमाने पर हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये कई स्तर पर इसकी उपस्थिति हमें नजर आती है। तो वो सारी चीजें क्या एक ही हैं,
हम क्योंकि हम एक ही नाम दे रहे हैं उनको, हम्म, ये भी अपने आप में प्रश्न है। तो इसलिए इसकी सही इकाई, आप कई बार क्या होता है, भ्रम इसलिए पैदा होता है कि आपका सवाल एक स्तर पर है और जहां आप जवाब खोज रहे हैं वो दूसरा स्तर बन जाता है। तो इसलिए सवाल और जवाब के स्तर में असंतुलन। असंतुलन आ जाता है, तो उसमें संतुलन बिठाना जरूरी है। तो जब आप जैसे चुनाव की बात कर रहे थे, तो चुनाव के खासकर अखिल भारतीय चुनाव में, जो संसदीय चुनाव में, जाति को हमें देखना चाहिए एक ऐसी पद्धति के रूप में जो बांटने और सम्मिलित करने दोनों में के लिए बहुत ही अच्छा औजार है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का सूत्र ही यही है। एक तरफ आपको विभाजित करना पड़ता है, जो पहले से उपस्थित जो इकाइयां हैं उनको तोड़ना पड़ता है, और दूसरी तरफ अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे कोई चुनाव जीतना चाहते हैं तो उन इकाइयों को आपको दोबारा मिलाना पड़ता है। तो इन दोनों में जाति बहुत निर्णायक भूमिका है। तो अगर आप इस स्तर पर, आपका सवाल है कि राष्ट्रीय चुनाव में जाति का क्या महत्व है, तो उसे समझने में आपको ये समझना होगा कि जाति जोड़ने और भेद करने का एक औजार है, या उसकी एक पद्धति है, प्रणाली है, जो हमारे यहाँ देशज है, पूरी तरह से देशज है। और इसका यानी एक तरह का ये विद्या है जो हमारे आम राजनीति की भी इसमें माहिर है, इस विद्या में, और साधारण लोग भी माहिर हैं। तो हाँ, इसमें माहिर है। तो इस तरह से आप संतुलन जब बिठाएंगे तब आप देखेंगे कि ये कुछ बात बन रही है, कि आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, और जो अकादमी में भी इसे पूरी तरह से निभाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाकई बहुत मुश्किल है, ये परस्परता वाला इसका जो आयाम है। क्योंकि ये बहुत आसानी से यहाँ ये इस तरह ये वैचारिक क्षेत्र इतना फिसलाव है यहाँ, कि आप जानते हुए भी कि एक रिश्ता है, आप फिसल कर तत्व पर पहुँच जाते हैं, और इसकी वजह से भी काफ़ी गलतफहमियाँ होती हैं। लेकिन फिर इसमें जो मुश्किल पैदा होती है वो ये कि आम तौर पर यह माना गया था, और यह पिछली शताब्दी की बात है या उसके पहले की भी बात है, कि जाति एक प्रकार की आदिम इकाई है, और जब आप जाति कहते हैं तो उससे पिछड़ेपन का एहसास भी होता है कि आप खुद को जाति के सहारे पहचानने की कोशिश करें, या अपना परिचय देने की कोशिश करें, या उस समुदाय को उस आधार पर संगठित करने की कोशिश करें, तो आमतौर पर कहा जाता है यह मध्यकालीन मानसिकता है। दोनों चीज़ों को कहा जाता है। धर्म को भी अगर आप लाएंगे तो लोग कहते हैं यह मध्यकालीन मानसिकता है, और जाति को भी लाएंगे तो कहेंगे कि यह पिछड़ी हुई मानसिकता है। और इसमें यह कल्पना की गई थी कि अब इस आधार पर हम खुद को पहचानना बंद कर देंगे। इस पर हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो जाति का उन्मूलन की कल्पना की थी, उसमें कल्पना जाति के उन्मूलन की थी कि उसका विनाश होगा, समाप्ति होगी। लेकिन अब जाति तकरीबन स्थायी हो गई है। जैसा आपने कहा कि चुनाव में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पहले विभाजित करना और फिर एक तरह का सम्मिलन। तो अब यह दिखलाई पड़ता है कि जो कुछ भी है वह इस आधार पर ही है, जाति के आधार पर। फिर आधुनिकीकरण की परियोजना का क्या हुआ जी, और फिर उस इच्छा का क्या हुआ कि जाति का विनाश हो जाएगा, और क्या वह हमेशा के लिए स्थगित कर दी गई या बंद कर दी गई, या अब उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह बात ही अप्रासंगिक है। जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, खासकर हमारे समाज के लिए, और मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी के लिए। जो हमारी पीढ़ी को आप एक
सेतु पीढ़ी कह सकते हैं। जो हमारे हमसे पहले जो पीढ़ी थी, उन्होंने स्वतंत्रता से पहले का काल देखा, और अब हमारे बाद जो पीढ़ी आ रही है वो इस नई शताब्दी की देन है, या उसकी उपज है, और दुनिया जो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो हमारी पीढ़ी के लिए और इस अंतराल के लिए, हमारे देश की इस अंतराल के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम किस आधार पे हम इसे मध्यकालीन मान रहे थे, क्योंकि वो आधार ये था कि आधुनिकता से जो अपेक्षाएं थी कि आधुनिकता ऐसे नए मानक तैयार करेगी, ऐसे नए अरमान हमारे सामने रखेगी, जिनको पाने के लिए हम जब निकल पड़ेंगे तो उसमें जाति की सार्थकता नहीं होगी, वो निरर्थक हो जाएगी जाति। तो एक तरह से हमारा विश्वास, हमारी आस्था थी उन नए मानकों में, उन नए आदर्शों में, जो आधुनिकता जिसमें हमें दिखा कि आधुनिकता का ये वादा है कि इस तरह के नए आदर्श आएंगे हमारे सामने। और नेहरू युग में कुछ हद तक ये था, राष्ट्र निर्माण जिसे हम कहते हैं, वो एक तरह का वो आदर्श था हमारे लिए। और उस आदर्श की एक तरह से आभा में वो एक तरह से सूर्य की तरह था, जो दूसरे सितारे, चांद वांद दिखेंगे नहीं, दिखाई नहीं पड़ते थे। पर दिक्कत ये है कि जिसे हम सूरज समझते थे वो सूरज नहीं निकला। तो जब उसकी आभा कम हो गई तो हमें फिर दरकार पड़ी वही उन पुरानी चीज़ों का सहारा हमें फिर लेना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की क्रांति की अपेक्षा की गई थी, आधुनिकता भी एक तरह की क्रांति, वो क्रांति आ नहीं पाई हमारे यहाँ। तो ऐसी क्रांति लाना वैसे बहुत मुश्किल काम है। ये शायद दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे हुए हैं, मौके आए हैं। तो जैसे मान लीजिए जो पुराना सोवियत संघ जो था, उसके शुरुआती दशकों में वर्ग नाम की चीज को गहरी चोट पहुंचाई गई। वो पूरी तरह से यानी परास्त नहीं हुई, लेकिन उसको झकझोर दिया गया वर्ग नाम की चीज को। वर्ग जिस तरह से उस समाज को आकार देता था, जैसे जाति हमारे समाज को आकार देती है, वर्ग भी है हमारे यहाँ, लेकिन बात अभी जाति की हो रही है, इसीलिए उस तरह से हम जाति को झकझोर नहीं पाए। हमारे उस अब आज़ादी को अगर हम क्रांति मान के चलें, या क्रांति नुमा कोई चीज है, तो उसमें हम जाति को झकझोर नहीं पाए। और इस आधुनिकता, आज़ादी, ये दोनों जातिमय हो गए, यानी कि वो जाति के रंग में रंग गए, न कि उनकी आभा में जाति का क्षीण होना या विलुप्त होना। ये हमारी अपेक्षा थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और विकास, जनतंत्र, ये सारी जो आधुनिकता की वो सारे जाति के रंग में, जाति के माध्यम से, जाति से छन कर हमारे समाज में आए। तो विकास की प्रक्रिया जाति से छन कर आई, तो उसके जो नतीजे थे वो एक तरह से जातिमय नतीजे। जनतंत्र जो छन कर आया जाति से, उसके नतीजे भी जातिमय। तो इस वजह से फिर हमें लगने लगा कि अरे अभी भी जाति है, तो ये क्यों है? क्योंकि आधुनिकता से हम जो चाहते थे और जो हमने सोचा था कि आधुनिकता ये कर दिखाएगी, वैसा हो नहीं सका। और यहाँ उतनी ऊर्जा नहीं थी, या उस स्तर का वो जो कम से कम सोवियत संघ या चीन में शुरुआत में 50 के दशक में जो हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही नया समाज आ गया, लेकिन वर्ग को तो कम से कम बहुत गहरा धक्का, बहुत चोट पड़ी उन दशकों में। उस तरह की चोट न तो हम वर्ग को दे पाए, वर्ग को तो हम देना भी नहीं चाहते थे। हाँ। जाति को हमने ऐलान किया कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई, या फिर
ऊर्जा नहीं थी, या फिर वो हमारे लिए राहु काल था, या पता नहीं क्या था। लेकिन वहाँ हमारी तरफ से, यानी हिंदुस्तान की तरफ से, आवाम की तरफ से, या हमारे नेतागण की तरफ से कुछ रह गया। तो इस वजह से हर चीज अब जाति से छन कर आती है। तो एक बात जो आप कह रहे थे उससे मेरी समझ में आ रही हो, जिसको लेकर काफ़ी भ्रम रहता है कि हर चीज़ जाति से छन कर आ रही, तो एक प्रकार की असहायता मालूम पड़ती है कि हम सारे लोग ही असहाय हैं, और आखिरकार ये टिकी हुई है, ये एक ऐसी चीज़ है जो टिकी हुई है आधुनिकता के सारे हमलों के बावजूद और सारे दावों के बावजूद, ये टिकी हुई है। तो इसको थोड़ा और अगर हम बढ़ाकर देखें, तो जैसा मैं पिछले प्रश्न में कह रहा था कि हम इसे पिछड़ेपन से जोड़ते हैं, हाँ? कि अगर आप जाति के आधार पर किसी चीज़ को परिभाषित कर रहे हैं तो वो पिछड़ी हुई चीज़ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। 2014 के चुनाव नतीजों के विश्लेषण की भी आपने बात की कि लोगों ने कहा अब हम पार कर गए हैं और उसके आगे सोचने लगे हैं। लेकिन अब क्यों जाति के आधार पर परिभाषित करना पिछड़ा हो? क्योंकि और इसको थोड़ा उलट कर देखें कि जो लोग ये कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि यह पिछड़ी हुई बात है और जातिवाद किया जा रहा है, जाति की राजनीति जातिवाद है, और अब वे स्वयं काफ़ी गर्वपूर्वक घोषणा कर रहे हैं कि वे ब्राह्मण हैं या वे ब्रह्मर्षि समाज। हालांकि ये सारे समाज पहले भी थे और इनके सम्मेलन हुआ करते थे और इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। जी। तो आप अत्यंत आधुनिक देशों में चले जाते हैं, लेकिन आपका जो बुनियादी आपकी पहचान है वो ब्रह्मर्षि समाज की है या किसी और समाज की है। जी। तो क्यों इसको पिछड़ा माना जाए, एक सवाल ये होगा। जी। और क्यों न माना जाए कि ये अब एक नए ढंग से एक आधुनिक इकाई है? मेरा मानना यही है कि जाति को प्राचीन कहना या उसे उसे हमें हमारे अतीत से जोड़ना नादानी है, क्योंकि ये पूरी तरह से समकालीन है, आधुनिक है। दिक्कत यही है कि जैसे कालांतर में हर चीज़ बदलती है, वैसे जाति भी बदली है, और वो एक चीज़ नहीं है, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे। तो बदलाव आए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आधुनिक है। आज जो जाति अपना असर दिखा रही है वो कोई अतीत के अवशेष हो, ऐसा नहीं है, कतई नहीं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार मुझसे पूछा जाता है, या कम से कम पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है EWS के बाद, कि ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा। और ये तो हाँ, एक जमाने में हुआ करता था भेदभाव, लेकिन अब तो नहीं होता। सब सब आपको उदाहरण गिनाते थे कि हमारे यहाँ एक बहुत अमीर, कहानी इसी प्रकार की होती थी, बहुत अमीर कथित निचली जात के और एक गरीब कथित ऊंची जात की आपको कहानी सुनाई जाती थी। तो इसमें भ्रम कहाँ है? अगर आप भ्रम इसमें यह है कि आप मान रहे हैं कि अतीत की चीज है। तो इसके जवाब में मैं ये कहता था कि कब तक रिजर्वेशन रहेगा, कि 1 महीना गुजर जाने दीजिए, सारे भारत में अगर कहीं अत्याचार न हुआ हो दलितों पे, 1 पूरा महीना, तो आप बंद कर दीजिए, रिजर्वेशन बंद कर दीजिए। तो ऐसा मेरा मतलब ये था कि ये आज की चीज है, और ये किसी पुरानी चीज के एवज में या उसका हर्जाना, इस तरह का जो की व्याख्या जो की जाती है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसका एक अंश हो सकता है इसमें, लेकिन ये आज की चीज है। जातिगत भेदभाव हमारे समाज की समकालीन चीज है। तो इसकी आधुनिकता में मुझे कोई, इसके बारे में कोई शक नहीं है। फिर जातिवाद क्या है? तो इसमें बहुत बड़ा कदम यह है कि
अगर हम मान के चलें कि हमारा समाज आज भी एक तरह से जाति नियंत्रित है, तो इस बड़े कदम के बाद हमें थोड़ी राहत मिलेगी कि हम सही ढंग से फिर सोच पाएंगे कि कैसे और इसमें दिक्कत ये आती है कि जातिवाद जिसे हम कहते हैं वो उसे हम सीमित कर देते हैं केवल जहां जाति का प्रत्यक्ष आह्वान हो, कि कोई जाति के परचम तले निकल पड़े कि हम अमुक जाति के हैं, केवल उसे ही हम जातिवाद मानते हैं। लेकिन जाति नाम की जो चीज है वो अपना उसका सबसे असरदार अवतार मूक अवतार, जैसे एक देवी हुआ करती है मूकांबिका, तो उसी तरह से जो सबसे शक्तिशाली जो अवतार है जाति का, हाँ, वो मूक है। मूक अभिव्यक्ति। कम से कम इस ढंग से, इस लहजे में, राजनीति, सड़क की राजनीति के लहजे में उसका आह्वान नहीं किया जाता, जो कि और जिसे लाभ मिलता है कथित ऊंची जातियों को। तो जाति के असर को आप देखिए, ये मत देखिए कि कौन उसका जाप कर रहा है। तो अगर आप असर को देखने लगेंगे तो ये असर आप हर जगह पाएंगे। जैसा हम कह रहे थे पहले कि हर चीज अगर जाति से छनकर आ रही है तो इसके लक्षण आपको दिखेंगे। अगर आप आंखें खोलकर देखें तो इसके लक्षण आपको दिखेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो संख्यात्मक, इसे स्टैटिस्टिकल सत्य से माने, जो अपने आप में अचंभित करने वाला होना चाहिए, चौंकाने वाला होना चाहिए कि कैसे हो सकता है कि अगर जाति नाम की चीज नहीं है या इसका कोई इसकी सार्थकता नहीं है, कि मोटे तौर पे जो गरीब से गरीब तबका है उसमें आप उसकी जाति का अगर आप संख्यात्मक सर्वेक्षण में देखें और अमीर, जहां भी आपके पास जानकारी उपलब्ध हो, तो आप पाएंगे कि एक जगह एक जाति समूह बहुत ज्यादा उसकी मात्रा है, अनुपात उसका इतना ज्यादा है, और दोनों जगह आप जाति की उपस्थिति को पाएंगे। तो ये इतने साल बाद कथित तौर पे जब जाति का उन्मूलन या हमारे संविधान ने इसका वध कर दिया, या ऐसा कम से कम मानना था, तो ऐसा नहीं हुआ है। जब आप देखेंगे तो इतनी इस तरह की स्थिरता और कैसे पैदा हुई, अगर ऐसा है तो जातिगत स्थिरता। तो अब ये है कि कुछ लोग, हमारा देश इतना बड़ा है और यहाँ की क्या प्रसंग और संदर्भ इतने अलग अलग हैं कि जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है कि हर चीज और उसका विलोम मौजूद है हमारे यहाँ। तो अगर आप उदाहरण खोजने निकलेंगे तो आपको जाति के कथित निधन के बारे में बहुत सारे प्रमाण मिल सकते हैं। तो अगर आप चुन चुन कर उन्हें निकालना चाहें तो, और संख्यात्मक दृष्टि से भी वो बड़े हों। हाँ, तो आपको हमेशा हमारे समाज में ये दिक्कत है कि अनुपात आपको देखना पड़ता है। संख्या हमारे समाज में हमेशा ज्यादा रहेगी ही नहीं, उसका महत्व बना रहेगा। हर तर्क में आपको संख्या का एक अंश होगा, और वो ज्यादा भी रहेगी हमारी आबादी के कारण। तो संख्या दोनों रूप से, कि मूल संख्या कितनी है, कितने लोग हैं ऐसे, और संख्या इस तरह से भी कि अनुपात क्या है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आधुनिकता, जाति की आधुनिकता में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को, इसको और शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि जिस चीज को हम मान रहे हैं कि ये आधुनिक है और हमारे समाज को ये आकार देती है, तो इससे बदलना है तो कैसे बदलें। अगर ये सवाल उठता है तब हमें जाकर ये समझ में आता है कि जाति का सर्वनाश या जाति का उन्मूलन, जैसे जो अम्बेडकर बाबा साहेब ने 1935 में लिखा था, ये एक आदर्श है, एक यूटोपिया है, और यूटोपिया के रूप में ये बहुत ही असरदार है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि राजनीति में यूटोपिया का बहुत खास स्थान होता है। हालांकि वो उस यूटोपिया तक हम कभी नहीं पहुंचते, लेकिन वो राजनीति को दिशा देती है, ऊर्जा देती है। तो उस हिसाब से
1935 1930 का ही दशक था जब पूरे पूरी आस्था के साथ इस यूटोपिया को खड़ा किया जा सकता था। मेरे हिसाब से उस दशक के बाद वो समय बीत गया और आज कोई अंबेडकर, संभावित अंबेडकर, जाति के उन्मूलन के बारे में नहीं लिख सकता। उस तरह का यूटोपिया वो नहीं पेश कर सकता। अलग यूटोपिया होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज हमेशा जातिग्रस्त ही रहेगा, हम अभिशप्त हैं, मैं ये सब नहीं कहना चाहता, लेकिन जाति से लड़ने के लिए जो कुछ करना है, उस लड़ाई की रूपरेखा आज जो हमें दिख रही है वो बहुत अलग है 30 के दशक में से। उस समय लग रहा था कि अंतर्जातीय विवाह, सहभोज, छुआछूत को दूर करने से जिस तरह से गांधी बढ़ रहे थे, हाँ, और गांधी ही नहीं, सावरकर भी उस समय करना चाह रहे थे। मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश, दलितों का प्रवेश उन्होंने करवाया रत्नागिरी में, जब वो उनको पाबंदी लगी थी उन पे कि इस जिले से आप बाहर नहीं जा सकते। तो उस तरह के अभियान से कुछ अब हम देख चुके हैं, हासिल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अंतर जाति विवाह होता है तो उससे उसकी संतान को एक जाति पकड़ा दी जाती है। जैसा अभी हम रोहित वेमुला के मामले में पूरा विवाद देख रहे हैं, और इस पर भी हमने थोड़ी बात करनी चाहिए कि हाल में हमें पता चला कि तेलंगाना पुलिस ने पड़ताल की थी और उसमें उसने यह नतीजा हासिल किया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे, क्योंकि रोहित वेमुला के पिता दलित नहीं थे और माँ दलित थी। लेकिन यह बात उस वक्त से लोगों को मालूम है, रोहित वेमुला की आत्महत्या की दुखद घटना के बाद से, कि माँ पिता दोनों अलग रह रहे थे और रोहित को उनके माँ ने पाला था। तो यह कहा जाता है कि नहीं, अगर पिता दलित नहीं है तो जाति आपकी पिता से निर्धारित होगी। हाँ। इस प्रसंग पर भी आप कुछ हमें बताएं कि क्यों रोहित वेमुला की जाति इतनी महत्वपूर्ण हो उठी और क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर काफ़ी जिद पर अड़ गए कि रोहित वेमुला दलित नहीं है, इसलिए इस आत्महत्या का वह महत्व नहीं है जो आप बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह कि वैसे दलित छात्रों द्वारा बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से रोहित वेमुला एक अपने आप में एक मिसाल बन गए, वो छा गए एक तरह से। मैंने शायद उस समय एक अखबार में लिखा था कि वो धूमकेतु की तरह से। तो उस वजह से इसको लेकर के बहुत व्यथा है एक तरह से। इसे सीधे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। जिस भाषा में वो आमतौर पे विरोधी विचार या विरोधी पक्ष को संबोधित करते हैं या उसका विवरण देते हैं या उसे कोसते हैं, उस भाषा में यहाँ बात नहीं की जा सकती थी। तो इसीलिए आप, और ये झकझोरने वाली घटना भी थी, अगर उनके दलित होने को आप स्वीकारते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जवाबदेही बनती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो राजनीतिक तौर पे ये ज़्यादा आसान है ये कहना कि वो दलित नहीं थे। तो बात फिर वहीं आ जाती कि यहाँ जाति हमारे लिए एक तत्व बन जाता है कि जैसे हर इंसान का कद होता है, उसका वजन होता है, उस तरह से एक जाति है। तो उसकी एक पहचान के लिए एक चीज़ है, एक तमगे की तरह है, या जो आपसे छीनी जा सकती है, या ऐसी चीज़ है नहीं जाति। जाति उस परस्परता का नाम है जिसके आधार पे हमारे यहाँ तय होता है कि आप कहाँ स्थित हैं और मैं कहाँ। जो सबसे करीब इसके जो आता है, अगर एक लफ्ज जो उत्तर भारत का औकात, अकेले इंसान की औकात नहीं होती। अगर कोई किसी द्वीप पे एक अकेला इंसान है, हाँ, तो फिर तो उसकी कोई औकात नहीं होगी, क्योंकि औकात परस्परता का एक किसी के मुकाबले होगी। हाँ, कि आप, जब हम आमतौर पे ये भी कहा जाता है ना कि हमारे समाज में खासकर, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो उसका शब्दार्थ
में नहीं जाना चाहिए, कि वो शब्दार्थ नहीं, भावार्थ उसका ये होता है कि जानते नहीं हो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं, हमारे बीच का फासला जानते हो, ये कहा जाता है इसमें। तो इसी तरह से हमें परस्परता पर जोर देना है अगर हम जाति के बारे में सोचना चाहते हैं तो रोहित वेमुला के का जो, जब वो मिसाल बने और इस तरह से वो धूमकेतु की तरह से हमारे विमर्शीय पटल पर वो छा गए, खासकर युवाओं के लिए, तो इसका कोई उनको ऐसे, यानी कोई पतली गली खोजनी थी जहाँ से वो निकल सकें, और उसमें ये निहायत कानूनी अंदाज से ये कहना कि, क्योंकि ऐसे कोर्ट के फैसले हैं कई कि पिता के जाति के आधार पे तय होगा, संतान की जाति तय होती है, अंतर्जातीय जब, तो उस कोर्ट के फैसले के आधार पे आप कह रहे हैं कि ये दलित नहीं थे, लेकिन ये तो एक तरह से बचाव का एक रास्ता है जो सब जानते हैं कि बचाव का रास्ता है, कोई इसमें कोई उन्हें कोई राजनीतिक विमर्श के रूप में इन्हें कोई फायदा नहीं है इससे, वो नुकसान बचाना चाह रहे हैं, तो ये बचाव का एक तरीका है मेरे हिसाब से, और इससे किसी और को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हमने बीच में उस शब्द का इस्तेमाल किया था कि जातिवाद, इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और अभी भी इसको समझने में थोड़ी उलझन होती है कि जातिवाद है क्या। कि जैसे ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल तो जातिवादी संगठन है, या समाजवादी पार्टी एक जातिवादी संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी संगठन नहीं है। या दूसरी पार्टियां जातिवादी संगठन नहीं है। हाँ, ये वो बात हो जाती है ना कि जातिवाद केवल दूसरों में होता है, हमारे यहाँ तो बहुत नीतिगत, बहुत आदर्श राजनीति चलती है, उनके यहाँ देखिए जातिवाद चल रहा है। तो ये एक तरह से जैसे ये जो अंग्रेजी का शब्द है, अब ये भारतीय भाषाओं का शब्द हो गया पॉलिटिक्स, तो कोई अपनी सराहना के संदर्भ में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता कभी। पॉलिटिक्स हमेशा वो घटिया चीज होती है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो राजनीति होती है, उनके यहाँ पॉलिटिक्स होती है। तो उसी तरह से जातिवाद वो लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। और इसमें एक तो ये है, दूसरा ये कि सबसे ज्यादा फायदा जिन जातियों को हुआ है उन्हें सड़क पर नहीं उतरना पड़ा, अपनी जाति का परचम लहराते हुए सड़क पर नहीं उतरना पड़ा, उन्हें सहज स्वाभाविक ढंग से, क्योंकि विकास नाम की जो चीज है वो जाति से छन कर आ रही थी हमारे समाज, तो उनको उसका लाभ, तो उनको उसका लाभ बिना मांगे मिला, यानी बिना लामबंदी किए, प्रत्यक्ष लामबंदी तो बहुत हो रही थी, बंद दरवाजों के पीछे लामबंदी हो रही थी, लेकिन सड़क पे नहीं उतरना पड़ा आपको। तो इसीलिए जो सड़क पर उतरता है उसे आप कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम नहीं करते पॉलिटिक्स, हम तो मेरिट वाले हैं। ये जो भाषा है ना, तो ये जाति के ही दो प्रकार के असर को अलग करके एक को अनदेखा कर देती है और दूसरे को उभार कर दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। तो इसकी वजह से ये सारी ये बात, इससे जातिवाद, हम उस चीज को जातिवाद मानते हैं जिसके हम खिलाफ हैं, और हमारे पक्ष में जब जाति काम कर रही होती है तो उसके लिए हम कोई दूसरा नाम खोजते हैं जल्दी से। हाँ, क्योंकि इस चुनाव में जिसको, या पिछले चुनाव में भी जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया था भारतीय जनता पार्टी का, वह यह था कि उसने किस प्रकार दलित जातियों का एक पूरा विन्यास तैयार किया अपने पक्ष में, और कैसे मायावती को अलग कर दिया या कैसे दूसरे दलित नेताओं को अलग कर दिया। तो वह जाति की राजनीति कर रही थी, लेकिन उसका कहना था कि वह जातिवाद नहीं कर रही। लेकिन उससे अलग हम यह भी समझना चाहते हैं कि क्या जिस तरह जाति की बात हम
बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए करते हैं, या ठीक उसी तरह हम तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए भी करते हैं? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल, खासकर आज के संदर्भ में। और लगभग 7-8 महीने से मैं अब बेंगलोर रह रहा हूँ, जैसा आपने कहा, तो मुझे इसका बहुत अब तीव्र एहसास हो रहा है कि कथित रूप से जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं और जिसे उत्तर भारत कहते हैं, ये जो बने हुए हैं हमारे यहाँ, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है अब मुझे। तो अब ये जाति का सवाल, हमने कहा था कि जाति विकास जाति से छन कर आ रहा है, पर हमें ये भी देखना है कि कितना विकास, किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कैसा विकास हुआ। तो आमतौर पे जो दक्षिण में जिस तरह का विकास हुआ वो ज़्यादा सफल रहा, और खास करके बीच के लोगों के लिए। सबसे पहले तो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनका गरीबी का उन्मूलन इन दक्षिण के राज्यों में कुछ ज़्यादा हो पाया उत्तर भारत के मुकाबले। संख्या कम थी, कोई भी कारण हो, और अनेक कारण थे। और वहाँ ये भी याद रहे कि दक्षिण भारत में जाति की राजनीति बहुत पहले आई। अगर आप पश्चिमी और दक्षिण भारत को छोड़ दें तो उत्तर भारत में राजनीति में जाति को लाना और उसके जरिए राजनीति में जो उसका जो सत्ता का जो बंटवारा होता है वो जाति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो, ऐसा दक्षिण और पश्चिम भारत में पहली बार, खासकर दक्षिण में। और आज जो हम देख रहे हैं वो लगभग एक सदी के संघर्षों का असर हम देख रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु में सबसे पहले जो रिजर्वेशन आया था वो 1920 में, वो जस्टिस पार्टी हो कई और कारणों से उस समय वहाँ जो लामबंदी हुई थी जाति को लेकर, तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। और मोटे तौर पे ये दूसरे राज्यों पे भी कमोबेश लागू होता है। कुछ देरी है और थोड़ा सा उसमें प्रकार के अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये होता है। इसलिए अब आपको हर जाति के बहुत अनुपात के हिसाब से भी और संख्या के हिसाब से भी दक्षिण भारत में कथित निचली जातियों में भी मध्यम वर्ग है। केवल उनमें नहीं, मुसलमानों में भी मध्यम वर्ग मौजूद, मध्यम वर्ग है, मौजूद है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जिसे भी हम आप दबा कुचला मानते हैं या भेदभाव से ग्रसित मानते हैं, उस तबके का मध्यम वर्ग उभरा नहीं है। तो उत्तर भारत में दलित मध्यम वर्ग बहुत हाल की चीज है भी तो, और अनुपात के हिसाब से बहुत छोटा, नगण्य है बहुत। तो इस हिसाब से इसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि चंद अमीर आपको हर जगह मिल जाएंगे, जिनका बहुत मीडिया में बहुत उछाला जाता है कि दलित करोड़पति। तो दलित करोड़पति एकाध आपको हर प्रांत में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मध्यम वर्ग है, और गरीब भी तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग से जो सांस्कृतिक और विचारधारात्मक जो बदलाव आता है और जो एक तरह का आत्मविश्वास आता है किसी समुदाय में, वो मध्यम वर्ग लाता है, क्योंकि उसका अनुपात बड़ा होता है और उसकी एक तरह से उसका औसत होना, या कम से कम ये दावा कि हम औसत हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो उत्तर भारत में कम रहेगी। तो इसकी वजह से जाति का जो छवि है और जाति की राजनीति के जो प्रकार हैं उनमें भी अंतर है। ये मैं पूरी तरह से बारीकी से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि अभी भी मैं शुरू कर रहा हूँ इसको समझने की। तो इससे भी मेरे ख्याल से काफ़ी फर्क पड़ता है। और ये बिल्कुल सही है कि कथित रूप से एक ही जाति हो, मान लीजिए दलित को ही लीजिए, वो भी एक तरह से जाति समूह है, लेकिन दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में इसका आकार, उसका जो प्रोफाइल है अलग अलग होगा। और इसको अब इसमें बारीकी से जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे यहाँ
प्रदेशों के बीच आवाजाही अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर दक्षिण भारत को लें तो दक्षिण भारत में उत्तर के हर वर्ग के तबके के लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं, अनुपात के हिसाब से भारी मात्रा में आ रहे पूरब हैं। से भी। तो पूरब उत्तर से असम, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, फिर वहाँ से बिहार, बिहार, यूपी, राजस्थान, मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, और खासा अमीर अमीर लोग आ और ये आईटी वाले, ये सब भी आ रहे हैं। और ये दक्षिण भारत के समाज के अनुपातिक जो तालमेल है उसको ये अब हिलाने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इससे दक्षिण की राजनीति पर क्या असर होगा ये कहना मुश्किल है। और अभी वो जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात चल रही है कि अब फिर अगर जनसंख्या के मौजूदा जनसंख्या के आधार पे फिर अगर लोकसभा के सीटों का बंटवारा होगा तो इसका बहुत बड़ा धक्का लगेगा दक्षिण भारत को, और कि उनकी कम हो जाएंगी, बहुत सीटें। कम हो जाएंगे। और यानी राजनीति के बोलचाल की भाषा में, स्लोगन वाली भाषा में बोले तो दक्षिण कमा रहा है और उत्तर भारत खा रहा है, खा रहा है। ऐसे एक तरह से ये इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो और ये बहुत ही यानी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ खासकर हाल के दिनों में विभाजक तत्वों का बहुत जिक्र चला है, लेकिन ये वास्तव में विभाजक चीज है। और इससे हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये भी एक बहुत जटिल चीज है जो और हमारा संविधान और ये जो गणराज्य जिसे हम कहते हैं, और राज्य और केंद्र के बीच के रिश्ते, ये सारे सवाल इसके साथ उलझे हुए हैं। और जाति का सवाल भी उन सवालों में एक है जो उलझा हुआ है। हमारे जो अंतर प्रांतीय जो रिश्ते हैं उनमें जो इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है वो जाति के क्षेत्र में भी असर दिखाएगा। तो फिर अगर हम यहाँ से बात, तो एक प्रकार का फिर गतिरोध जैसा भी पैदा होता है जी। वह गतिरोध यह है कि एक इच्छा तो है कि हम इस दायरे से निकलें, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह संभव नहीं है। और वह संभव शायद इसलिए नहीं है कि समाज अपने आप को इसी तरह पहचानता है, इसी रूप में परिभाषित करता है। वह इससे इनकार करने की कोशिश कितना भी करे तो भी। आप एक बात कहते रहे हैं शुरू से कि दरअसल यह भ्रम कुछ लोगों को है कि उनके जाति नहीं है या जाति अदृश्य है, और कुछ लोगों की जाति दिखती है, अतिदृश्य है। तो किनको इसका विशेषाधिकार है कि उनकी जाति अदृश्य रहे और किनकी जाति दिखनी ही दिखनी है? आप कुछ भी कर लें। मेरे ख्याल से ये कुछ अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे आशावर्धक, अगर आप किसी घटना को, परिघटना को कहें, तो ये कि आजकल हम जाति की बहुत बात करते हैं। इसको आप 90 के दशक से के बाद ये, इसे हम आशा का मैं स्रोत इसलिए मान रहा हूँ कि पहले जो अवरोध था वो ये था कि हम इस गलतफहमी में थे कि विकास जाति को खत्म कर सकते, खुद ब खुद उसका उन्मूलन हो जाएगा। जैसे नेहरू ने कई बार लिखा भी है, कहा भी है कि इस ये मर्ज ऐसी है कि हम किसी और बीमारी को हम ठीक करेंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यानी हम विकास लाएंगे तो ये विकास के माध्यम से अपने आप ये ठीक हो जाएगा। अब कम से कम हम उस तरह की नादानी से तो अब हम बच रहे हैं। तो 90 के दशक के बाद जाति वापस कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे राष्ट्रीय विमर्श में प्रवेश उसका दोबारा से होता है। 30 के दशक के बाद प्रांतीय स्तर पे बहुत कुछ हो रहा है जो
कि अलग अलग प्रांतों की अपनी अलग अलग कहानी है, वहाँ जाति विमर्श हमेशा रहा है और बिल्कुल प्रत्यक्ष रहा है। मैं जिसे राष्ट्रीय कहा जाता है उस स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। कई दशकों तक जाति लगभग लुप्त रही हमारे सार्वजनिक विमर्श से, और 90 के दशक के बाद ये वापस आई है। तो आप कल्पना कीजिए कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो एक तरह से जातिमय जमीन है। उस जमीन पे खड़े होकर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे कल में पहुंचे, सुनहरे भविष्य में हम पहुंचे, जहां हम जिस चीज पर खड़े हैं उसकी कोई वजूद न रहे। तो कैसा हम इस जातिमय वर्तमान से एक भविष्य, उस जातितीत या जाति मुक्त या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, उस भविष्य तक हम कैसे पहुंचे? तो ये अपने आप में बहुत जटिल चीज है। तो इसके लिए चाहिए एक नया सूर्य चाहिए जिसकी आभा में ये सारी चीजें छिप जाए। जैसे एक जमाने में राष्ट्र निर्माण, छोटा सा वो काल, बहुत छोटा सा काल था, लेकिन उस काल में वो वाकई वो सूरज था। हाँ, और उसमें कई लोगों ने ये मान कर वो चले कि हम अपनी जाति को न चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं। पर यही हुआ कि वो सूरज एक तरह से मुरझा गया, बुझ गया। हाँ, तो उसकी वजह से फिर तो कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं तेनालीराम की और बीरबल की, इस तरह से कि कहीं उंगली में किसी को दर्द हो रहा है तो कोई और बहुत बड़ा मर जाता है, तो ये मर्ज आप भूल जाएंगे। तो उसका विपरीत अगर आप उसका विलोम अगर लेंगे, तो अगर आज समाज बनाने में, अर्थव्यवस्था को कायम रखने में, सत्ता की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में आपको जाति की इतनी दरकार है, वो इसलिए कि इसका विकल्प आपके पास नहीं है। तो अगर आपसी रिश्तों को बनाए रखना यही समाज को बनाना है, तो इसके लिए अगर कोई विकल्प नजर आता है और आर्थिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई दूसरा तरीका नजर आता है, तो फिर ये इससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नया दिखता नहीं है, अभी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन कम से कम अब हम उस नादानी से तो बच रहे हैं कि अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि आंख मूंद लो तो संसार गायब हो जाता है, तो अगर हम जाति की बात नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। इस नादानी से तो अब हम बच रहे हैं। केवल बात करने से कुछ नहीं होता और हर बात का फायदा भी नहीं होता। जाति पर बात करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जाति से मुंह फेर लेना जबकि वो अपना असर हमेशा दिखा रही है, ये तो मेरे लिए मूर्खता है। तो उस मूर्खता से हम बच रहे हैं, लेकिन आगे कोई बुद्धिमानी भी अब दिखानी होगी, तो वो उसका स्वरूप क्या होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पे मेरा मानना ये है कि हमें नए आदर्श चाहिए, नए अरमान हमें चाहिए, नए क्षितिज चाहिए हमें। और वो क्षितिज कहाँ से आएगा, ये उसका पूर्वानुमान मुझे नहीं है। लेकिन अब आजकल के ज़माने में खासकर ये क्लाइमेट चेंज, ये सब जो चल रहा है, तो एक तरह से आशावादी होना एक कर्तव्य है। हाँ, लेकिन बात ख़त्म करने के पहले हम उस बिंदु पर ज़रूर लौटना चाहेंगे जो पिछले 1 साल से भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में केंद्रीय प्रश्न के रूप में रहा है, और वह है जाति आधारित जनगणना का प्रश्न, जिसको विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, अपना मुख्य विषय बनाया। बिहार में उन्होंने जातिगत जनगणना कराई। ये अलग बात है कि फिर सरकार ने एक दूसरा वहाँ शक्ल दूसरी अख्तियार की है, और अब जिनकी सरकार है वे जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो जनगणना कराई थी। तो जातिगत जनगणना क्या अपने आप में समाधान है, और क्या यह नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी
यह नारा अंतिम रूप में कारगर नारा है और उचित नारा है? अब दोनों ही सवाल में मेरा जवाब नहीं है। मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ कि जाति जनगणना एक लंबे सफर का पहला छोटा सा कदम है। हम अगर ये छोटा सा कदम भी ना उठाएं तो उस सफर में हम जाएंगे ही नहीं। पर ये पहला कदम है और बहुत छोटा कदम है, और इससे तत्काल में जो आने वाले समय में, करीब के समय में समस्याएं हमारी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, लेकिन क्यों आगे बढ़ेंगी? जाकर ये फायदेमंद होंगे हमारे लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब तक और आजकल जो बातें चल रही हैं, जिन कारणों से लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं और जिन कारणों से उसका विरोध कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत सारी खामियां नजर आती हैं मुझे। और कई बार जो जाति गणना के पक्षधर हैं उनका थोड़ा मुझे बचकाना सा लगता है कि अगर कोई अगला आपको किसी चीज़ से मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, तो वो कहने नहीं, हम इसको करके रहेंगे। कुछ इसका ये रुख भी है कई जगह, जिसकी सोचा नहीं गया कि इसके आगे क्या होगा। और बहुत सारे लोगों को ये उनमें ये अपेक्षा पैदा की गई है कि किसी तरह, किसी ऑटोमेटिक तरीके से, स्वचालित ढंग से कोई फायदा आपको मिलेगा इससे। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब तक हम जिन तथ्यों से बचते आए थे, जिनसे हम मुख फेरते आए थे, उनकी तरफ उन्मुख होना एक कदम है, ये आगे बढ़ने का वाला कदम है। लेकिन इसके आगे हमें सोचना होगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन वाला जो चौखट है, ये बहुत संकरा है, और जाति विषमता की जो समस्या है वो बहुत विशाल समस्या है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा या वही वाली बात होगी ये, क्योंकि अगर आपका संगठित क्षेत्र कुल मिला के 6% से ज़्यादा नौकरियां उसमें नहीं हैं, और उस 6% में आप आधा दे रहे हो किसी को, तो 3% से किसका क्या भला होगा इतने बड़े देश में। तो मेरे ख्याल से वो कोई अपने आप में कोई, ज़्यादातर आम तौर पे जनगणना को रिजर्वेशन से जोड़ा जाता है, उसको जोड़ कर ही दिखा जाता है। ये बिल्कुल यानी दूर की बात तो ये सोच ही नहीं रहे हैं। ये 10 साल बाद की भी बात नहीं सोच रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे एक तो रिजर्वेशन की मात्रा बढ़ा देने से, अनुपात बढ़ा देने से आपकी समस्या हल हो जाएगी, ये हल नहीं होगी। पर मेरे ख्याल से जो एक प्रकार का उग्र कथित उच्च जातीय रूढ़िवाद था कि जाति को हम नहीं गिनेंगे, उस रूढ़िवाद को खत्म करना जरूरी है। और हर एक से बुलवाना, भले ही आप कहिए कि मेरी जाति नहीं है, ऐसा भी आप लिखवा सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जाना जनगणना के तहत, जो हमारा एकमात्र सर्वेक्षण है जिसमें आप इनकार नहीं कर सकते, जवाब देने से इनकार करने पे आपकी जेल हो सकती है। तो ऐसे सर्वेक्षण में आपसे पूछा जाना कि आपकी क्या जाति है, ये एक इससे लोगों को सीख मिलेगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं जाति गणना जनगणना को लेकर। ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, वो उसी भाषा में बोले। तो उनसे ये सहा नहीं जाता कि कोई मामूली स्कूल टीचर आके उनसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो पूछेंगे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है और उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अपने आप में कोई ये रामबाण है, इससे कुछ हो जाएगा, बल्कि मैं कह रहा हूं कि समस्याएं बढ़ेंगी और ये हमें मजबूर करेंगी आगे जाकर सोचने के लिए कि विषमता को दूर करने का कारगर तरीका क्या है और इनसे कैसे लड़ा जा सकता है। और जनगणना से कम ये बात सामने आएगी कि 70 साल के कथित विकास के बावजूद, जो जाति निरपेक्ष जिसका होना था, उसके बावजूद हमारी हालत क्या है और हाँ, विकास किसके पास कितना और क्यों, बहुत आपको साफ ढंग से दिखेगा कि विकास नाम की चीज जो है वो जाति से छन कर आई है जब आप जनगणना करेंगे। और ये मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि ये अच्छी चीज है। अगर लोग इससे आमने सामने हो इस तथ्य से, तो
आगे का रास्ता फिर आपको खोजना है, कम से कम ये आभास तो होगा। ये नहीं होगा कि हमने तो हमारी तरफ से तो हमने इसे सुलझा दिया था, अब ये लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो उलझा रहे वो लोग उसको बेवजह उलझा रहे हैं। अब तक यही मानना, ये बहुत प्रभावशाली मीडिया में, कथित मध्यम वर्ग में जो ज़्यादातर सवर्ण है, उसमें ये रूढ़ी एक तरह से प्रचलन था कि इसको नकारना बहुत मुश्किल था। इसके खिलाफ आप सोचिए 10 साल पहले की ही बात है कि ऐसा आमतौर पे जाति जनगणना पे जिस तरह से आज लिखा जा रहा है, संभव नहीं था। बिल्कुल संभव नहीं था। तो अगर हम कहें तो विडंबनापूर्ण ढंग से हम 21वीं शताब्दी में जाकर अब जाति का सामना करने की हालत में पहुँचे, और जिसे हम मध्यकालीन कहते रहे हैं या जिसे एक आदिम अवधारणा कहते रहे हैं, और शायद अब हमें अपने औजार विकसित करने हैं और उपकरण विकसित करने हैं, और जिनसे हम इसको समझ भी सकें। और लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि इसमें सिमट के न रह जाएं, बल्कि आप उन आदर्शों की खोज की बात भी कर रहे हैं जिनसे नई पहचानें बन सकें और नए रिश्ते बन सकें। क्योंकि आपने जाति को कहा है कि जाति पारस्परिकता के अलावा कुछ भी नहीं है, रिश्तों के अलावा कुछ नहीं है, और जनतंत्र भी रिश्तों के अलावा कुछ नहीं है जी, समाज भी रिश्तों के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर उन रिश्तों की भाषा हम नई नहीं खोज पा रहे हैं जी, तो फिर यह एक तरह से हमारी असफलता होगी जी। और यही यानी जाति से निजात पाना क्रांति क्यों होगी, वो इसलिए कि जिस दिन हम जाति से निजात पाते हैं तो उसका आशय यही है, निष्कर्ष यही है कि हमने आपसी रिश्तों के बारे में समाज के स्तर पे, आजीविका के मामले में, अर्थव्यवस्था के स्तर पे और सत्ता व्यवस्था के स्तर पे हमने कोई दूसरा उपाय निकाला है जाति के अलावा। उसका आशय यही होगा। और ये तो इसकी तो हमें अपेक्षा करनी ही चाहिए। ये ऐसा भविष्य है जिसकी ओर हमें बढ़ना ही है। तो मैं ये नहीं मानता कि जाति अपने आप में कोई निदान है, ये कोई कुंजी है या कोई इससे कुछ हासिल होने वाला है। ये समस्या है, इससे हमें आगे बढ़ना है। पर किस तरह की समस्या है इसके बारे में हमारे बहुत भीमकाय, बहुत बड़े भ्रम थे, और उन भ्रमों को हम धीरे धीरे करके उनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। पर ये समस्या है, इसका हमें सामना किसी दिन करना होगा। अब तक जब हम कहते थे कि हम जाति से लड़ रहे हैं, हम कर कुछ और रहे थे। तो इस तरह की नुरा कुश्ती से तो आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सतीश देशपांडे से बात करते हुए हम जिस बिंदु पर पहुंचे हैं वह यह है कि कम से कम अब हम इसका सामना करने की हालत में आ गए हैं। लेकिन फिर यह कि हम इस दायरे में रह जाएं तो सामना करना और समझना दोनों ही अकारत हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, और आप सारे लोगों का भी जिन्होंने इस बातचीत को इतने ध्यान से, धैर्य से सुना। अगर यहाँ तक आप पहुँचे, और आप हमें राय ज़रूर दें कि आपको ये बात कैसे लगी, पिछली कड़ियाँ कैसे लगीं, और कौन से विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि बात हो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।